हाँ जी, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है आपका सर्कुलर मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और अगर आपको एनएलएम के बेसिक्स मालूम है, मतलब बेसिकली जो ये चैप्टर है सर्कुलर मोशन, इट इज जस्ट रिवीजन ऑफ योर काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन्स लॉज। एनएलएम और काइनेमेटिक्स का ये बस क्या है, रिवीजन है ना। तो यहां पर जब मैं बात करता हूं सर्कुलर मोशन के बारे में, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है। देखिए काइनेमेटिक्स में जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता था या एक पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में मूव करता था, उस तरह के हमने बारे में बात किया था। यहां हम बात करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन में कि पार्टिकल सर्किल में घूमता है। देखिए जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताई थी। मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यहां पर उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे टर्म्स आते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। तो यहां पर अगर हम डिफाइन करेंगे, यहां पहला व्हाट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है समझते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली यहां पर हम ये बोल सकते हैं, यूजुअली हम बात करते हैं जब पार्टिकल सर्किल में घूमता है तो हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पर ऐसा नहीं है। पार्टिकल किसी भी पाथ में मूव करे वी कैन डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मान लेते हैं पार्टिकल पहले पॉइंट ए पर था, अब ये पॉइंट बी पर पहुंच गया है एंड यहां पर एक ऑब्जर्वर है ओ। ये ऑब्जर्वर है, मान लो O1 बोल देते हैं फॉर एग्जांपल, ऑब्जर्वर 1। तो O1 क्या देखता है कि यहां पर पहले पार्टिकल इस पॉइंट पर था, फिर ये कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। तो O1 ने देखा कि पार्टिकल पहले यहां पर था और फिर बाद में यहां पहुंच गया, तो इट हैज रोटेटेड या इट हैज मूव्ड बाय सम एंगल, लेट्स से θ1। तो इस θ1 को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना है तो आई नीड टू स्पेसिफाई कि आपका ऑब्जर्वर कहां है या रेफरेंस पॉइंट कहां पर है। जैसे अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो इस प्रकार से θ1 आ गया। मान लेते हैं ऑब्जर्वर यहां है, O2 पर है, तो O2 पर है तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये पार्टिकल यहां था और फिर ये यहां पहुंचा। तो बताइए क्या दोनों के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड जो हो रहा है क्या वो सेम है, क्या वो सेम है? इट इज नॉट सेम, इट इज नॉट सेम। तो बेसिकली यहां O1 के रेस्पेक्ट में अलग आ रहा है, O2 के रेस्पेक्ट में अलग आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर वेलोसिटी, आगे हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। ये आपका रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि जैसे हम कहते थे पार्टिकल इज मूविंग 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो 5 मीटर पर सेकंड चाहे मैं O1 देखे तो भी 5 मीटर पर सेकंड, O2 के लिए भी 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है आगे विद वेलोसिटी लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड, तो O1 O2 दोनों के लिए इट इज सेम, वेलोसिटी सेम, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट सेम। तो पहली बात तो ये कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। लिखिए इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, या इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। एक ही बात है, जहां ऑब्जर्वर बैठा हुआ है।
इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। अब क्या होता है, व्हाट इज दिस? तो बेसिकली ये पहले पार्टिकल यहां था, फिर यहां पर था, तो इसकी जो एंगुलर पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। याद कीजिए मैंने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखवाई थी आपको। व्हाट वाज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट बात वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट था इट इज द चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को बोलते थे हम डिस्प्लेसमेंट। अब यहां बोल रहे हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इट इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन। क्या बोलेंगे? इट इज change in angular position, angular position of particle with respect to a, it is change in angular position of particle with respect to a fixed reference point। यहां पर रेफरेंस पॉइंट था O1, यहां पर है O2। लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है? अच्छा ये मैंने बोल दिया इसके लिए इवन इट इज डिफाइंड फॉर, ये तो मैंने बोल दिया है एक स्ट्रेट लाइन के लिए। तो ये ऐसा नहीं कि किसी भी तरह के लिए डिफाइन है। यानी अगर एक पार्टिकल जो है, अगर मैं कहता हूं एक पार्टिकल कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है, किसी कर्व पाथ में कर रहा है, तो कर्व पाथ में मूव करते करते पहले मान लो ये पॉइंट ए पर था, फिर ये पॉइंट बी पर पहुंचा, तो ये है, ये ऑब्जर्वर है, ए से बी पर यानी इस प्रकार से जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज डिफाइंड फॉर एनी काइंड ऑफ पाथ। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन है या कर्व पाथ। सर्कुलर पाथ के लिए डिफाइन तो होता ही होता है, साथ में स्ट्रेट लाइन या कोई भी कर्व पाथ होगा उसके लिए भी इट इज डिफाइंड। हाँ जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है वेक्टर है? ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं वेक्टर है, कुछ लोग बोल रहे हैं स्केलर है। गुड। तो मैं बोल रहा हूं ये दोनों है, ये दोनों है, दोनों है। कैसे? तो मैं बोलूंगा इफ, नेक्स्ट पॉइंट, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, देन it is treated as vector quantity। अगर छोटा है तो ये वेक्टर है, मतलब, और हम जानते हैं कोई वेक्टर होता है तो वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि d(θ1 प्लस d(θ2) बराबर हो जाएगा d(θ2 प्लस d(θ1)। ये है आपका डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कहता हूं इफ एंगुलर displacement is large, then it is treated as scalar quantity। तो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि यहां पर θ1 प्लस θ2 इट इज नॉट इक्वल टू θ2 प्लस θ1, यानी ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो अब नहीं करेगा। ये इसका मतलब हुआ। समझ में आ गया भाई? दिस पॉइंट इज क्लियर? समझ में आया? अच्छा जी, चलिए। तो यहां पर ये हमने बात कर लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब यहां पर मैंने बोला कि भाई छोटा है तो वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे,
बड़ा है तो स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे। इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे आपके पास आना पड़ेगा। कितना पास आ सकता हूं आपसे? यहां पर एक पेन दिखाई दे रहा है, थोड़ा और पास आता हूं। हाँ जी, एक मिनट, फोकस खत्म हो गया। फोकस खत्म हो चुका है क्या? ओके, फोकस ही खत्म हो गया। हाँ, कहां तक फोकस रहेगा? ठीक है, एक मिनट, और कुछ है क्या मेरे पास? और तो कुछ नहीं है, यही है। तो ये देखिए, ये पेन है मान लो, तो मैंने क्या बोला, अगर ये छोटा है और ये बड़ा है, तो अगर छोटा है तो देखो, ये अगर पेन का एरो ऊपर है, इसको मैंने, हाँ, इसकी डायरेक्शन किधर होती है? डायरेक्शन किधर होती है? इट इज, ये जो डायरेक्शन होती है इसकी, इट इज अलोंग द एक्सिस। एक्सिस और रोटेशन किधर होती है? यहां एक और पॉइंट लिख लीजिए। तो इस केस में अगर ये इस प्रकार से मूव कर रहा है, तो इसको ये बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइजली तो मतलब अंदर क्रॉस करेंगे, यानी यहां पे भी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज मतलब अंदर। तो एक और पॉइंट लिख लीजिए, डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन विल बी along the axis of rotation। एक्सिस रोटेशन के अलोंग यहां पर होती है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो बेसिकली या तो अंदर होगी या बाहर होगी, है ना, ये अंदर होगी या बाहर होगी, ये मेन पॉइंट है। तो अगर यहां पर इफ इट इज क्लॉकवाइज, इफ इट इज क्लॉकवाइज तो अंदर होगी, एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, इट विल बी बाहर। ये खास समझ लीजिए। चलिए अब इधर समझते हैं। अब मैं बोल रहा हूं यहां पर कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत छोटा है तो क्या होगा, और बड़ा है क्या होगा। देखो, अगर ये मेरा पेन ऊपर है, तो इस पेन को मैंने यहां पर बहुत छोटे एंगल से घुमाया, ऐसे घुमा, तो इसकी डायरेक्शन किधर है? बाहर, इधर है, टुवर्ड्स मी, ऐसे घुमाया। राइट हैंड रूल यूज करेंगे, है ना, मेरी तरफ आएगी ऐसे, और इधर घुमाएंगे, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो ये इधर पहुंचा, तो ऐसे घुमाया। समझ में आया? तो इसको दोबारा समझिए, ये x है, ये y है, ये और बाहर की तरफ z है। तो पहले मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये एंगल है d θ1 घुमाया, और ये साइंस ऑफ रोटेशन ये रहा, यानी डायरेक्शन इज टुवर्ड्स माइनस z एक्सिस। फिर मैंने इसको घुमाया इस प्रकार से, यानी अलोंग x एक्सिस, इधर घुमाया। तो अब पॉइंट किधर कर रहा है? इधर, इधर पॉइंट कर रहा है ना, आप इधर कहीं, है ना, ये है आउटसाइड, ठीक है, गुड। चलो दोबारा बताता हूं कि पहले मैंने इसको घुमाया d θ1 ऐसे, अलोंग z एक्सिस घुमाया, फिर अलोंग x एक्सिस घुमा रहा हूं, ये रहा, तो ये इधर पॉइंट कर रहा है। चलो वापस आइए, अब मैं इसको घुमा रहा हूं पहले अलोंग x एक्सिस, घुमा दिया अलोंग x एक्सिस, फिर मैं घुमा रहा हूं अलोंग z एक्सिस, घुमा दिया। मतलब it is pointing in the same direction, it is pointing in the समझा, it is pointing in the same direction, ठीक है भाई। ये तो बल्ब बेसिकली क्या है, पहले मैंने ऐसे घुमाया, तो ये है d θ1 और ये है d θ2, और अगर मैं पहले ये घुमाता हूं तो ये है d θ2 और ये है d θ1, यानी कि दोनों का सम क्या है, सेम है, यानी d θ1 प्लस d θ2 बराबर क्या है, d θ2 प्लस d θ1 है। दिस पॉइंट इज क्लियर? अच्छा जी, अब इधर देखिए, अब मैं इसको घुमा रहा हूं पूरा 90 डिग्री, बड़ा एंगल, ये देखो घुमाया, तो ये मैंने घुमाया z एक्सिस के बॉडी, ये घुमाया है। अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं अबाउट y एक्सिस, ये लो y एक्सिस, कहां पॉइंट करा पेन? टुवर्ड्स यू। दोबारा देखिए, पेन ऊपर था, मैंने इसको 90 डिग्री घुमाया अलोंग z एक्सिस, घुमा दिया, देन मैंने इसको y एक्सिस घुमाया इस प्रकार से, तो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू।
अब इधर देखिए, पहले मैंने जेड के को अबाउट घुमाया था, फिर मैंने वाई के अबाउट घुमाया था। अब मैं बोल रहा हूं यहां पे पहले मैं वाई के अबाउट घुमाऊंगा। तो वाई के अबाउट घुमा रहा हूं मैं 90 डिग्री, ये वाई है, तो मैंने वाई के अबाउट 90 डिग्री घुमाया। ये देखो भाई 90 डिग्री घूम गया, दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया, दोबारा देखो। ये था वाई के अबाउट घुमाया, तो ऐसे घुमाऊंगा, तो ये पेन का इधर वाला पॉइंट देखिए, और ये ऐसे करके यूं हो गया। तो आई हैव रोटेटेड बाय 90 डिग्री। अब मैं इसको घुमा रहा हूं जेड के अबाउट इस प्रकार से। अब ये इधर पॉइंट कर रहा है, तो क्या इस जब एंगल बड़ा है तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ1 के बराबर आ रहा है? समझ में आ गया भाई? गुड। तो बेसिकली ये खास बात है। तो यहां पर आई कैन से दैट कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो ये वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर बड़ा है तो ये स्केलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। इतना नोट कर लीजिए। कर लीजिए। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब इधर देखिए, यहां पर अगर मैं कहता हूं कि एक पार्टिकल एक सर्किल में घूम रहा है, पार्टिकल पॉइंट ए पर था, और ये पार्टिकल गया 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 और वापस एक चक्कर लगा के वापस से पॉइंट ए पर आ गया। इसकी रेडियस मान लो आर है, हालांकि जरूरत नहीं मेरे को। तो बताइए इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, बिल्कुल सही बोला, 0 है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 का क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज नॉट 0। कितना है? इट इज 2 पाई। तो एक चक्कर लगाया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 नहीं है, इट इज 2 पाई। क्यों? क्योंकि ये एंगल बड़ा हो गया। बड़ा होते ही स्केलर क्वांटिटी है, तो पूरा एंगल लिया जाएगा। समझा नहीं है? छोटा होता तो वेक्टर मान लेते, बट ये बड़ा है इसलिए स्केलर, तो एंगल 2 पाई होगा। एक चक्कर लगाया है 2 पाई, 2 चक्कर लगाया है 4 पाई, 3 चक्कर लगा रखा है 6 पाई। इन जनरल 2n पाई बोल सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, ये हमने बात कर ली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होता है? इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और याद कीजिए वेलोसिटी था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी क्या है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन with respect to time t। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा होगा d थीटा बाई डी टी, है ना? ये है। और यूनिट अगर हम बात करेंगे तो इट इज रेडियन पर सेकंड, है ना? जैसे
आपका एंगल की यूनिट होती है रेडियन, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। तो बताइए यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये मैंने बोल दिया, तो ये स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है या वेक्टर है? एंगुलर वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर है? क्या है? परफेक्ट, क्या है ये? वेक्टर है। क्यों वेक्टर है? क्योंकि यहां पे डी थीटा आ रहा है, तो डी थीटा हम जानते हैं स्मॉल एंगल है, तो ये हम जानते हैं स्मॉल एंगल जो होता है वेक्टर है, तो आपका एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, इट इज नॉट स्केलर। समझ में आ गया? लिख लीजिए। अब इसी में जैसे याद कीजिए वहां पे मैंने वेलोसिटी की बात की थी, फिर मैंने कहा था एवरेज वेलोसिटी, तो यहां पर भी हम बात करेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर, इसको ओमेगा एवीजी बोलेंगे। तो वो था चेंज इन पोजीशन, तो ये होगा चेंज इन एंगुलर पोजीशन, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। हाँ बताइए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बताइए स्केलर होगा या वेक्टर होगा? क्या होगा, स्केलर या वेक्टर? इट इज स्केलर। क्यों? डेल्टा थीटा एंगल का क्या होगा, बड़ा हो गया, लिख लीजिए ओमेगा एवरेज इज स्केलर quantity and omega is vector. वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई, ओमेगा एवरेज जो है स्केलर होता है क्योंकि उसमें डेल्टा थीटा का नाम आ रहा है, और ओमेगा क्या है, वेक्टर है, लिख लीजिए। अच्छा अब हम कुछ और टर्म डिफाइन करेंगे, तो इसमें हम एक लिखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक टर्म आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ भाई, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ, अगर यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, अगर ओमेगा कांस्टेंट होता है तो मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया भाई? तो ओमेगा हम जानते हैं ये है डी थीटा बाई डी टी, इसको ऊपर ले जाइए तो डी थीटा हो जाएगा ओमेगा डी टी, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा थीटा हो जाएगा ओमेगा डेल्टा टी। ऐसा नो, हाँ है ना, डेल्टा थीटा कितना है, ओमेगा डेल्टा टी। अब इसमें हम कुछ टर्म डिफाइन करेंगे कि अगर पार्टिकल मान लो स्टार्ट किया था यहां से वहीं पहुंच गया, तो एक चक्कर लगा लिया, तो एक चक्कर में जो समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना। तो मैं बोल रहा हूं इफ डेल्टा थीटा बराबर है 2 पाई, देन डेल्टा टी बराबर होगा कैपिटल टी। तो यहां रखेंगे 2 पाई बराबर आ गया ओमेगा इंटू कैपिटल टी। तो यहां से कैपिटल टी जो है ये आ गया
2 पाई/ओमेगा, और इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो एक पूरा चक्कर में जो समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। समझ में आ गया भाई? तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं। और इसके अलावा एक टर्म और होता है, उसको होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 1/10, 1/T। तो आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/T। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और इसकी यूनिट आती है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या हर्ट्ज। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या हर्ट्ज। अब ये फ्रीक्वेंसी को 1/T ही क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, लेट्स से अगर कैपिटल एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कैपिटल टी जो है मान लो 0.1 सेकेंड है, तो अकॉर्डिंग टू अबव फार्मूला इट इज 1/T। तो आंसर कितना है? 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। यस और नो? देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर एक पार्टिकल एक चक्कर लगाता है और उसमें लगता है समय 0.1 सेकेंड, एक चक्कर में लगा 0.1 सेकेंड, तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कर लेगा? एक सेकंड में कितने करेगा भाई? आपका एक चक्कर में लगा समय 0.1, वो एक रिवॉल्यूशन में लगा समय 0.1 सेकंड, तो एक सेकंड में कितने करेगा? 10 कर लेगा, है ना भाई? 0.1 में एक चक्कर, 0.2 में 2 चक्कर, 0.3 में 3 चक्कर, तो 10 में कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 10 चक्कर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो 10 चक्कर वही आंसर आ रहा है। तो टी एफ कितना है? 1/T। ये हमने कर लिया। तो बेसिकली ये हमने बात कर लिया। तो यहां से अब हम ये बोल सकते हैं कि आपका फॉर्मूला है यहां पे ओमेगा बराबर होगा 2 पाई/T, और 1/T हमारा है एफ, तो ओमेगा होता है 2 पाई/f। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। मेरे ख्याल से कई बच्चों को ये फॉर्मूला याद भी होगा, नहीं भी याद है तो याद कर लेना। चलिए भाई, हो गया, समझ में आ गया भाई? डन। तो ये हमने बात कर लिया। ओमेगा है 2 पाई/T इक्वल टू 2 पाई/f। एफ यहां पर फ्रीक्वेंसी है, कैपिटल टी टाइम पीरियड है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। बट ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब लगता है, कब लगेगा? कंडीशन है यहां पर, कब लगता है? इफ ओमेगा इज व्हाट? कांस्टेंट। तभी ये सब लगा पाएंगे, ये फार्मूले लगेंगे, अदरवाइज ये फार्मूला बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देख लीजिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, और वो है एंगुलर एक्सलरेशन। इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है d/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना? इसको ऐसे पूरा लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हमारा याद कीजिए एक्सीलरेशन होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा आएगा डी ओमेगा बाई डी टी, जस्ट लाइक काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। समझ में आ गया भाई? पिछली स्लाइड लो भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो यार, आप लोग ड्रॉपर बच्चे हो, फटाफट लिखा। इसमें क्या इतना लंबा चौड़ा थोड़ी था, रॉकेट साइंस थोड़ी था। ये लो लिख लो भाई, ये लिख लो फटाफट, पेन चलते रहना चाहिए। लिख लिया भाई? लिख लिया भाई सब लोगों ने? डन डन डन। ओके चलिए, ये भी लिख लीजिए फटाफट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ओमेगा कांस्टेंट, लिखा दिया बेटा, क्या करते हो? इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट होता है, इफ हटा दो, सॉरी, ओमेगा इज कांस्टेंट, इतना ही बहुत है, इफ मत लगाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगुलर एक्सप्रेशन अल्फा है डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, तो यहां पर अल्फा ये है, तो जैसे एक्सेलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहां पर ये है अल्फा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो बताइए यहां पर अल्फा स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है या वेक्टर है? क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यहां ओमेगा हम जानते हैं वेक्टर होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, लिख लो भाई। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये है एंगुलर एक्सप्रेशन। दूसरा हम बात करेंगे यहां पर एवरेज एंगुलर एक्सलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सप्लोरेशन, इसको हम अल्फा एवरेज लिखते हैं, और ये फॉर्मूला है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। याद करो, एवरेज एक्सप्रेशन था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यहां पर है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। बताइए स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है या वेक्टर है? दोनों है। अच्छा जी, क्या है? ये है वेक्टर। क्यों? डेल्टा ओमेगा होता है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यहां पर ये ओमेगा फाइनल फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ये भी वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा। तो ओमेगा फाइनल यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फाइनल ओमेगा, ये इनिशियल वैल्यू है ना, इनिशियल, जैसे इनिशियल वेलोसिटी होती थी, फाइनल वेलोसिटी होती थी, वही है। तो ये डिफरेंस भी क्या होगा? वेक्टर होगा। तो आपका अल्फा भी यहां पर इट इज वेक्टर, लिख लीजिए। चलिए ये हमने कर लिया।
हाँ, इस लॉजिक से ओमेगा एवरेज भी वेक्टर होगा। क्या नाम बच्चे का नाम है? अवनीश। बड़ा अच्छा लॉजिक है, पता नहीं कहाँ से लाते हो, लॉजिक कहाँ से लाते समझ में नहीं आता। जब मैंने यहाँ बता दिया सब कुछ फिर भी कह रहे इस लॉजिक से, तो वो भी हो जाएगा, है ना। डन। चलिए अब हम यहां बात करेंगे, हमने बात कर लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली है, हमने एंगुलर वेलोसिटी की बात कर ली है, हम लोगों ने क्या कहते हैं एंगुलर एक्सलेरेशन की बात कर ली है, यानी एंगुलर पैरामीटर के बारे में बात कर ली है। तो अब हम यहां पर बात करेंगे कि लीनियर पैरामीटर और एंगुलर पैरामीटर में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए। तो हेड डालेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स। हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो यहां से चला मान लो यहां पहुंचा, तो इट हैज रोटेटेड सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ओ थीटा। भाई ओ दिखाना, जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर बात कर रहे हैं। पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, तो इट हैज ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस एल, और इसकी अगर रेडियस यहां पर आर है, तो ये एल लेंथ है और ये एंगल थीटा है। तो एल थीटा और आर में हम एक रिलेशनशिप जानते हैं। एल जो है आपका ये होता है आर इंटू थीटा, याद कीजिए। एल की जगह काम करते हैं, एल नहीं बोलते, एस बोलते हैं, डिस्टेंस है ना, एस। एस बराबर आर थीटा होता है। समझ में आ गया? तो यहां से यहां अगर हम जाएंगे तो एस बराबर आ गया आर थीटा। ठीक है भाई, एस बराबर आर थीटा आ गया है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर डी एस बाई डीटा डी टी। आर जो है रेडियस है वो जो कि कांस्टेंट है, और ये यहां से आ गया, तो आर इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये हो गया। तो डीएस बाई डी टी क्या है? वी, स्पीड, पार्टिकल की स्पीड। तो ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, वो वी है। तो ये वी स्पीड हो गई। तो v बराबर आ रहा है आर इंटू, और डी थीटा बाई डी टी हम जानते हैं इट इज ओमेगा। तो ये v बराबर आ गया आर ओमेगा। समझ में आ गया भाई? तो ये हमने बोल दिया v बराबर है आर ओमेगा। v बराबर कितना है? आर ओमेगा, ये हमने बोल दिया। तो v हमारा स्पीड है, आर इस सर्कल की रेडियस है, ओमेगा यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है। अगेन ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस प्रकार से, तो इसके तो यानी आपका ऐसे घूम रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन की तरह आएगी, बाहर आएगी। तो यानी कि इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बाहर, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बाहर। क्या ये बात में आ रही है? तो ये आपकी डायरेक्शन है ओमेगा की डायरेक्शन, वेलोसिटी की तरह ऊपर है, वेलोसिटी की तरह ऊपर है, और आर वेक्टर ये है, ओ से मान लो पॉइंट ए है पार्टिकल का, ये आर वेक्टर है, ओ से आर वेक्टर है ना, ये आर वेक्टर मान लेते हैं। तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं सारा। तो अगर मुझे वी और ओ इसमें रिलेशनशिप निकालना है, तो वी वेक्टर होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। वी वेक्टर है ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। समझ में आ गए भाई? तो v वेक्टर है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है भाई? तो यहां पर
v बराबर आ गया ओमेगा क्रॉस आर। तो ये देखो भाई, ओमेगा क्रॉस आर लिखेंगे या आर क्रॉस ओमेगा लिखेंगे? ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू हिमानी, थैंक यू। हाँ भाई, किधर लेंगे? ओमेगा किधर है? बाहर है, और v किधर है? ऊपर है। तो ओमेगा की डायरेक्शन बाहर है, और आर किधर आ गया? तो ओमेगा और आर इधर है, तो ओमेगा बाहर है, आर इधर है, तो ओमेगा क्रॉस आर किधर आएगा? ऊपर ही आएगा। ओमेगा क्रॉस आर किधर आएगा? ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन सही है, तो v बराबर ओमेगा क्रॉस आर होगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ए क्रॉस पी आना चाहिए भाई आप लोगों को। मुझे लगता है कुछ बच्चों को ए क्रॉस पी नहीं आता है, और ये गलत बात है। आप लोग ड्रॉपर वाले बच्चे हो, आपको कम से कम ए क्रॉस भी तो आना चाहिए, है ना? ए क्रॉस पी, तो ओमेगा की डायरेक्शन किधर है? बाहर है भाई। पार्टिकल घूम रहा है इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, तो ओमेगा है बाहर। ओमेगा क्रॉस आर करो, ऊपर ही आएगा। तो v बराबर आ गया ओमेगा क्रॉस आर। समझ में आया भाई? अच्छा, ये v अब यहां इस फॉर्मूले में v वेक्टर है, यानी इट इज वेलोसिटी। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और आर है पोजीशन वेक्टर। समझ में आ गया? अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। तो v वेक्टर, v वेक्टर है ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। टाइम टी के रेस्पेक्ट डिफरेंस करेंगे, तो डी वी वेक्टर बाई डी टी बराबर, ये ओमेगा क्रॉस आर है, तो ये ओमेगा और क्रॉस आर, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकेंड फंक्शन। तो ओमेगा को एज इट इज छोड़ देते हैं, क्रॉस आर यानी डी आर वेक्टर बाई डी टी है ना, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो पहला फंक्शन छोड़ा, दूसरा को डिफरेंशिएट किया, प्लस अब डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर। तो डीवी बाई डी टी कितना है? इसको बोलते हैं हम एक्सप्लोरेशन ए वेक्टर, और ये है ओमेगा क्रॉस वी प्लस, और ये है हमारा अल्फा क्रॉस आर। है ना? ओमेगा क्रॉस वी प्लस अल्फा क्रॉस आर, ये हमने बोल दिया है। तो यहां पर आपके दो टर्म आ रहे हैं, एक है ओमेगा क्रॉस वी, एक हो रहा है अल्फा क्रॉस आर। तो अब मैं दोबारा से गोला बनाऊंगा, सर्कल बनाऊंगा, और समझते हैं कि इनका मतलब क्या हुआ। देखिए, यहां पर ये पार्टिकल है, ये आपका घूम रहा था, तो इट इज ओमेगा वेक्टर, एंड इसके पास वेलोसिटी हम जानते हैं, ऊपर की तरफ है, ये है वी वेक्टर। तो ओमेगा क्रॉस वी, तो ओमेगा की डायरेक्शन किधर है? बाहर, वी किधर है? ऊपर। तो ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन बताइए किधर आ रही है? ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन किधर आ रही है बताइए? ओमेगा क्रॉस वी की डायरेक्शन बताइए किधर आ रही है? ओमेगा बाहर है, वी किधर आ रही है? अंदर की तरफ आ रही है। इसको बोलते हैं हम ए सी, यानी जो ये टर्म दिखाई दे रहा है, ये हमारा है ए सी, यानी सेंट्रीपिटल एक्सप्लोरेशन। और ये देखिए, अगर मैं कहता हूं कि ओमेगा ये है, और लेट से अगर यहां ओमेगा या वी बढ़ रहा है, तो यही डायरेक्शन अल्फा की होगी, अल्फा की डायरेक्शन भी वही होगी। कब होगी?
जब ओमेगा बढ़ रहा है तब होगी। तो अगर अल्फा की डायरेक्शन ये होगी तो अल्फा की डायरेक्शन किधर है, बाहर, और आर वेक्टर इधर है, तो अल्फा क्रॉस आर करोगे तो डायरेक्शन किधर आएगी, ऊपर आएगी। तो ये हमारा है ए टी। बट ध्यान रखना, देखना, अगर अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है तो ए टी ऊपर आएगा, अगर अल्फा क्लॉकवाइज है तो ए टी नीचे भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि सेम डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा है ए टी। तो बेसिकली यहां पर जो ए एक्सप्लोरेशन आ रहा है, इट इज द सम ऑफ टू कंपोनेंट्स ए सी एंड ए टी। तो ए सी और ए टी का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, ये हमारा क्या देगा, दिस इज रिजल्टेंट ए वेक्टर। तो बेसिकली यहां पर एक तो आ रहा है ए सी और ये ए टी। ए सी है सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, इट इज नॉट सेंट्रीफ्यूगल। सत्यम कुमार, प्रॉब्लम यही होती है कि जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं उन्होंने पता नहीं कहां से क्या क्या पढ़ रखा होता है, फालतू का कचरा पढ़ रखा है, उसको पहले निकाल दो अपने, है ना, निकाल दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब आप यहां पढ़ा के जाइए अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक कर लिया करिए। होता क्या है, आप पुराने चीजों को याद करना शुरू कर देते हैं, जब पुराने चीजों को याद करते हैं तो जो चल रहा है उसमें आपका दिमाग रहता नहीं है, फिर लफड़ा हो जाता है ना, ये बड़ी दिक्कत होती है। तो भाई प्लीज है, जब क्लास में आया कीजिए तो दिमाग से कचरा निकाल दो, सत्यम कुमार जी और बाकी जो भी बच्चे हैं, है ना, कचरा निकाल दीजिए। इट इज सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, इट इज नॉट सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट इतना, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बेसिकली यहां पे जब एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसमें जो पार्टिकल घूम रहा है तो उसका जो एक्सप्रेशन है उसके दो कंपोनेंट है, एक है टुवर्ड्स द सेंटर और एक है टुवर्ड्स टेंजेंट। तो सेंटर की तरफ है और एक ये है, तो जो सेंटर की तरफ है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड और वेलोसिटी टेंजेंशियल वाला किधर है, इट इज अलोंग वेलोसिटी, है ना, अलोंग वेलोसिटी। भाई पीयूष कुमार जी, भाई ऐसा है डायरेक्शन एक बार और, यार तुम क्या कैसे आदमी हो यार, तुम ड्रॉपर हो यार, कम से कम ऐसे तो मतलब डायरेक्शन एक बार और, लिखा हुआ है सब कुछ खुद करो। अब आप लोगों को मैं एक रोज भी बताऊंगा तो फिर क्या मतलब हुआ, फिर तो अपना 2 साल का तैयारी कर लेते ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, 2027 की तैयारी कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है भाई, हाँ जी। तो यहां पर आपका ए वेक्टर है ए सी प्लस ए टी। तो यहां पर जो ए सी है वो आया है ओमेगा क्रॉस वी, ये है ओमेगा क्रॉस वी, और वी बराबर हम जानते थे, यानी ए सी, इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज व्हाट, सेंटीमीटर एक्सलरेशन। सेंटीमीटर एक्सलेशन है एसी, तो एसी है ओमेगा क्रॉस वी, और यहां पर हम जानते हैं इट इज ओमेगा क्रॉस वी। वी कितना था, वी कितना लिखा था हमने, ओमेगा क्रॉस आर, है ना, ये रहा वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो वी है ओमेगा क्रॉस आर, ये है फॉर्मूला, ये है आपका क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है। और एसी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो ये आता है आपका ओमेगा, देखिए ओमेगा क्रॉस भी करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो इट इज आर ओमेगा स्क्वायर, चेक कर लेना, है ना, आर ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहां पे एंगल सारे 90 डिग्री हैं, तो साइन 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, सॉरी साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। या इसको हम ओमेगा वी भी बोल सकते हैं, या इसको हम
वी स्क्वायर बाई आर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वी बराबर आर ओमेगा है ना, ये वी बराबर आर ओमेगा है, वी बराबर आर ओमेगा है, उससे हम ये बोल सकते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड फॉर्मूले सब लोगों को याद होगा, है ना। ठीक है, चलिए, तो एसी इतना आ गया। अब दूसरा है हमारा टेंजेंशियल एक्सलेशन। एटी, ये क्या है फॉर्मूला, एटी ये रहा, अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर। अल्फा की डायरेक्शन है बाहर है इस एग्जांपल में, और आर इधर है, तो अल्फा क्रॉस आर, तो अल्फा और आर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां पर इसको एटी का मैग्नीट्यूड लेंगे, एटी का मैग्नीट्यूड, इट विल बी सिंपली अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर, ठीक है, अल्फा इंटू आर। और अल्फा जो होता है आपका है डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर, आर को अंदर ले जाएंगे तो इट इज योर डी ओमेगा आर बाई डी टी, एंड ओमेगा आर होता है वी, तो डी वी बाई डी टी। तो बेसिकली वी यहां पे क्या है, वी स्पीड है, यहां पे मैं एरो ही लगा रखा है ना, ये मॉड ले लिया है, तो वी स्पीड है। तो बेसिकली एटी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, it is rate of change of speed with respect to time t। अरे भाई साहब, फिर वापस से सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का वर्ड यूज कर लिया निशांत कुमार जी। प्रॉब्लम यही है, मैंने क्या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का नाम लिया, क्या मैंने नाम लिया, फिर आप क्यों नाम लेना चाहते हो, जो चल रहा है इस पर फोकस है नहीं, दिमाग कहीं और चल रहा है, फिर जो अब चल रहा है वो भी निपट जाएगा, फिर क्या होगा, सर समझ में नहीं आता हमको, है ना, दिमाग में पुरानी चीजें चलती रहेंगी, पुरानी चीज सोचते रहोगे, करंट में दिमाग है नहीं, फिर समझ में नहीं आता है हमको, है ना, दिक्कत ही आती है। जो समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उस पर फोकस करिए, ठीक है भाई। तो ये है यहां पर दो कंपोनेंट है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों का रोल अलग है। देखिए ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी कि आपका जो एटी है, एटी की जो डायरेक्शन है, ध्यान से देखिए, एटी की डायरेक्शन जो है वो वी के अलोंग है, तो एटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी एटी क्या कर रहा है, इससे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, और जो एसी है वो हमेशा इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और जब ये परपेंडिकुलर है तो ये हमेशा क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। ध्यान रखना यहां पर जो एसी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो केवल और केवल डायरेक्शन चेंज करता है, और जो एटी है वो क्या करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, दोनों का काम अलग अलग है। समझ में आ गया भाई, लिख लीजिए, डी ओमेगा बाई डी टी, बाहर आर था, आर को मैं अंदर ले गया, क्योंकि आर कांस्टेंट है, आर क्या रेडियस है, आर को मैं अंदर ले गया, तो डी ओमेगा आर बाई डी टी लिख दिया। तो ये टर्म कोई अलग नहीं है, सेम है, क्यों, आर यहां पे कांस्टेंट है, अंदर ले गए तो ये है, तो ओमेगा आर हो गया वी, वी बराबर ओमेगा आर होता है। समझ में आ गया भाई, लिख लीजिए, चलिए। तो आज हमने काफी कुछ कर लिया है, एक बार मैं दोबारा से रिव्यू कर देता हूं क्या क्या हमने पढ़ाई की है।
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वी स्टार्टेड विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद कीजिए डिस्प्लेसमेंट होता था चेंज इन पोजीशन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन एंगुलर पोजीशन। बस एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर हमें एक रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर लेना पड़ेगा, उसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। O1 के रेस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 है, O2 के रेस्पेक्ट में θ2 है। इट इज नॉट सेम, इट डिपेंड्स ऑन योर रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर। अगेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं कि पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तभी डिफाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या कर्व पाथ में मूव करेगा तो भी वी कैन डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन जो होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, एक्सिस के अलोंग होती है। तो पार्टिकल क्लॉकवाइज जा रहा है, अंदर होगी, एंटी क्लॉकवाइज है, बाहर होगी। पॉइंट नंबर 1। फिर मैंने कहा कि भाई ये स्केलर है, वेक्टर है, तो मैंने कहा अगर एंगल छोटा है तो ये वेक्टर होगा, बड़ा है तो ये स्केलर होगा। एग्जांपल मैंने ले लिया कि अगर ये पूरा चक्कर लगा लेता है तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 0 हो गया, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। बट यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है 2 पाई है, इट इज नॉट जीरो। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है एंगल, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी होती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगेन ये भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट ही डिफाइंड है ना, जब थीटा विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट है तो ये भी वही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड ये भी लिख सकते हो विद रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, हालांकि अंडरस्टूड है ना, फिक्स पॉइंट। पॉइंट भी डिफाइन करना पड़ेगा तभी हम डिफाइन कर पाएंगे ना। ये है, तो ये है ओमेगा है डी थीटा बाई डी। डी थीटा एक बहुत छोटा एंगल है, इसलिए यहां मैंने एरो लगा दिया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा बड़ा एंगल, डेल्टा थीटा मतलब बड़ा एंगल, तो वो बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, तो आपका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी होगी। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। इसको इधर लेकर इंडिकेट किया, डेल्टा थीटा बराबर ओमेगा डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा, अगर मैं एक चक्कर पूरी की बात करता हूं तो एक चक्कर में डेल्टा थीटा कितना है, 2 पाई, तो उसके करस्पॉन्डिंग टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो पुट द वैल्यू 2 पाई बराबर ओमेगा कैपिटल टी, तो टी हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, या ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी। फ्रीक्वेंसी एफ का फॉर्मूला होता है 1/t, ये होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड या हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है। एग्जांपल लिया टी बराबर 0.1 सेकंड है, तो फ्रीक्वेंसी होगा 10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये फॉर्मूला आ गया, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी बराबर 2 पाई एफ। ये कब लगेगा, जब ओमेगा कांस्टेंट है, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब यहां बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। जैसे एक्सेलरेशन होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा है डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, तो यहां पर डी ओमेगा, तो डी के अंदर ओमेगा, ओमेगा हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एरो लगा दिया। यहां अल्फा एवरेज होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा क्या होता है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओमेगा फाइनल मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंटेनियस, ये भी इंस्टेंटेनियस है, तो डिफरेंस क्या आएगा, वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि यहां पर ये एक वेक्टर होता है। हाँ भाई, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर। अब यहां मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, यहां पे ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे बोल रहे थे ओमेगा कांस्टेंट होगा ना, वो एक जनरल बात हो रही है। तो अगर यहां पे पार्टिकल घूम रहा है किसी सर्कल में, तो इसने कुछ डिस्टेंस एस ट्रेवल किया, एंगल थीटा घुमा, तो एस थीटा और आर में हम रिलेशनशिप जानते हैं। हम जानते हैं आर के लिए होता है आर इंटू थीटा। इसको डिफरेंशिएट किया तो डी एस बाई डी टी कितना आएगा, आर डी थीटा बाई डी टी। आर यहाँ पे रेडियस है, कांस्टेंट है, तो मैंने इसको एज इट इज कांस्टेंट मान लिया। तो ये आ गया डी एस बाई डी टी हो जाएगा वेलो वी, स्पीड वी, आर, और ये है ओमेगा। तो v बराबर आर ओमेगा, ये स्केलर फॉर्म है, ये हमारा क्या है, स्केलर फॉर्म है। तो ये मैंने वेक्टर फॉर्म लिख दिया, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। तो ओमेगा की डायरेक्शन किधर है, बाहर है, आर की तरह आगे है, तो ओमेगा की डायरेक्शन बाहर है, तो ओमेगा क्रॉस आर करोगे डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी। ए क्रॉस भी तो आना चाहिए मेरे ख्याल से। भाई क्लास 11 के बच्चे होते हैं तो मैं आपको बिल्कुल हाथ पकड़ के बताता कि ये देखो ये रहा, ये रहा, दोबारा बता देता। बट आप लोग ड्रॉपर बच्चे हैं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, तो v बराबर ओमेगा क्रॉस आर आएगा, आर क्रॉस ओमेगा नहीं होगा। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अब ध्यान रखना, यहां पे मैंने अब ओमेगा को कांस्टेंट नहीं माना है, इट इज वेरिएबल।
आर पोजीशन वेक्टर है तो ये भी आर वेक्टर है, वो भी डायरेक्ट डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये भी वेरी करेगा, ये भी वेरी करेगा, तो करस्पॉन्डिंग वी भी वेरी करेगा। डिफरेंशिएट किया तो वी का डिफरेंशिएशन डीवी बाई डी टी, मैथमेटिक्स से पूरा, पहला फंक्शन इनटू डी आर बाई डी टी, दूसरा फंक्शन ओमेगा कितना डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर क्रॉस आर। ओमेगा डी आर बाई डी टी क्या होता है वेलोसिटी, तो ओमेगा क्रॉस वी, और ये होता है अल्फा। तो इसको बोलते हैं एसी और ये होता है एटी। तो एसी होता है टुवर्ड सेंटर, एटी होता है टेंजेंशियल टू द वेलोसिटी। तो एसी का काम क्या है, केवल उसकी डायरेक्शन चेंज करना। एटी का काम क्या है, मैग्नीट्यूड ग्रो भी चेंज करना। ठीक है, तो यहां पर मैंने आगे बात किया था भाई ए बराबर एसी प्लस एटी, तो ए हमारा नेट एक्सलेशन है, तो सेंटीमीटर एक्सलेशन जो है एसी ये किधर होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है। फॉर्मूला था ओमेगा क्रॉस बी, और यहां मैंने रख दिया ओमेगा क्रॉस आर। सॉल्व करोगे वेक्टर आपको आता है, तो ए आर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वी वी स्क्वायर बाई आर हो गया। 11वीं क्लास में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, और मेरे ख्याल से ये फॉर्मूले रट भी लिए होंगे आप लोगों ने। टेंजेंशियल एक्सलेशन होता है अल्फा क्रॉस आर, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इट इज अल्फा आर। अल्फा है डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर, आर को मैं अंदर ले गया तो ओमेगा आर हो जाएगा स्पीड वी डी वी बाई डी टी। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। समझ में आ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर, गुड। तो ये आज का चैप्टर का कंक्लूजन था। अभिषेक मिश्रा जी मिर्जापुर वाले, यार कहां क्या करते हो आप लोग यार, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस है नहीं। मैं कह रहा हूं पुराने, मैंने बार बार बोल रहा हूं कि आप पुरानी चीजों को हटा दीजिए दिमाग से। पुराने चीजों को आप हटा देंगे तभी आपको समझ में आएगा। आशीष यादव जी बेटा आप कुछ और देख लीजिए यार, है ना, आपको तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, है ना, आपको तो हर चीज में प्रॉब्लम रहती है ना, तो आपके तो क्या डाउट क्लियर करूंगा, है ना, आपकी बेसिक ही क्लियर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, तो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप एक्सरसाइज 2 कर लीजिए, है ना। थैंक यू, क्रिस्टल क्लियर है, अच्छी बात है ना भाई। रिवाइज करोगे, फोकस होकर पढ़ाई करोगे तो सबको समझ में आएगा, है ना। देखो एक्चुअली क्या है, जब आप तैयारी कर रहे हो आईआईटी की तो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड होना जरूरी है। उस थ्रेशोल्ड में अगर आप कोई बच्चा नहीं है तो आई कैन नॉट टीच दैट बच्चा। एक थ्रेशोल्ड चाहिए, है ना, वो थ्रेशोल्ड नहीं है तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं। हाँ जी बिल्कुल उत्कर्ष, थैंक यू, आपको समझ में आ गया। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। ठीक है, चलिए अब आज का होमवर्क जो है आपका एक्सरसाइज 1 हमारा हो चुका है, एक्सरसाइज 2 आप कंप्लीट कर लीजिए। हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे संडे वनडे को, और उसमें हम लोग को निपटा देंगे, ठीक है। और अभी हमारा सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो चुका है, तो अभी सर्कुलर मोशन की आपको शीट जो है मॉड्यूल आप अपलोड कर देना, है ना, मिल जाएगा। तो अब आज तो केवल बेसिक पढ़ाया है, अगली क्लास में थोड़ा और पढ़ाएंगे, उसके बाद ही होमवर्क दूंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।